हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 28 जुलाई। वीडियो के संबंध में कोई डाउट्स हो तो आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट्स में और मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। कल का डिस्कशन यहाँ पे हम कर नहीं पाए थे क्योंकि सॉफ्टवेयर में कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे, तो आज हम डिस्कस करते हैं कल का एडिशन और आज शाम को ही मैं जो आज 29 जुलाई का है वो भी अपलोड कर दूंगा आपके सामने। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन बिना किसी देरी के। पेज नंबर 1 पे बात की जा रही है कर्नाटक राज्य की। तो यहाँ पे नए CM नियुक्त कर दिए गए अभी बसवराज बोमई साहब। तो बसवराज बोमई यहाँ पे कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री अभी पद अपना संभालेंगे। तो इनके नाम आपको पता ज़रूर होना चाहिए। अच्छा, ये बोमई जो शब्द है इससे आपको कुछ याद आ रहा है? एक केस है बोमई केस, वो किससे संबंधित है ये मुझे कमेंट करके बताइए। और किस ईयर का केस है ये बोमईवाद के नाम से जाना जाता है, ये मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइए। अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की बात की जा रही है, मुख्यमंत्री के कामों की बात यहाँ पे की जा रही है, इसके पद की बात की जाती है मुख्यमंत्री के। तो ये आर्टिकल भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे येदियुरप्पा साहब मुख्यमंत्री थे पहले, इनके द्वारा अपनी कुर्सी छोड़ी गई है। इसका कारण ये है कि बीजेपी के अंदर कुछ रूल्स हैं कि 75 ईयर से ऊपर का यदि कोई नेता है तो वो इस प्रकार के पद पर नहीं रह सकता है। इसके चलते इनके द्वारा ये कुर्सी अपनी छोड़ी गई है और अब यहाँ पे नए मुख्यमंत्री को नियुक्त किया गया है बसवराज बोमई साहब को। बोमई तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ इसमें और है कि कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो मुख्यमंत्री है इनकी नियुक्ति की जाती है, इनको नॉमिनेट किया जाता है या इनका इलेक्शन होता है। तो आप याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री इनका अपॉइंटमेंट होता है, क्योंकि इनका जो इलेक्शन है वो इलेक्शन केवल मेंबर के तौर पर होता है। यदि हम संसद की बात करें तो वहाँ पे MP बन के आते हैं ये, ना कि कोई PM बन के आता है। PM तो बाद में वहाँ पे नियुक्त किया जाता है उन सदस्यों में से। तो याद रखिएगा, अपॉइंटमेंट शब्द है, इनसे संबंधित मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ बात की जा रही है हड़प्पा काल का धोलावीरा, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो आपके लिए एंशिएंट हिस्ट्री में यहाँ से प्रश्न बनने की प्रबल संभावनाएं हो जाती हैं। तो हड़प्पा का ये शहर है धोलावीरा, यहाँ पे आप समझिए। हड़प्पा किसका भाग है? तो हड़प्पा है सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता की जब हम बात करते हैं तो बहुत बड़े एरिया में फैली हुई है। वहाँ पे पहली जो सभ्यता पाई गई थी उसको हम बोलते हैं हड़प्पा। तो याद रखिएगा, हड़प्पा उसी का भाग है ये। तो हड़प्पा का भाग है फिर धोलावीरा, यानी आप समझते हैं ना कि ये है मेन, आप समझ सकते हैं सिंधु घाटी, उसके बाद हड़प्पा, फिर इसके कुछ अंश हैं। इस प्रकार से ये चल रहे हैं यहाँ पे। तो हड़प्पा का भाग है धोलावीरा, जो कि गुजरात राज्य के अंदर स्थित है। इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्ट कर लिया गया है। ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्ट कर लिया गया है धोलावीरा को। तो अब ये देखिए आप कैसे यहाँ पे किया गया है। तो चीन के अंदर इसकी वार्ता चल रही थी, यानी कि इसकी जो बैठक होती है चीन के फुजाऊ शहर में। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। यहाँ पे 44वां सत्र चल रहा था जिसके दौरान इसकी घोषणा की गई है। याद रखिएगा, चीन के फुजाऊ शहर में 44वां सत्र, याद रखिएगा। इसके अलावा मुझे एक प्रश्न है आपसे मेरा कि आप मुझे बताइए जयपुर में जो परिकोटा है जयपुर का, उसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्ट किया गया था। ये कौन से दौर की वार्ता थी और कहाँ पर हुई थी जिसके तहत कि जयपुर परिकोटा को वर्ल्ड हेरिटेज में लिस्ट किया गया था? ये आप प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिए। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में वर्तमान में कितनी यूनेस्को साइट हैं? तो 40 यूनेस्को साइट यहाँ पे हो चुकी हैं एट प्रेजेंट धोलावीरा को शामिल करने के बाद। मैंने आपको 1-2 दिन पहले ही बताया था, एक रमप्पा टेम्पल था तमिलनाडु का, नहीं तेलंगाना का, सॉरी, तो वो भी अभी भी लिस्ट किया गया था। उसके बारे में भी आप रिवीजन करते रहिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इस प्रकार की चीज़ें। कल्चरल चीज़ें हैं, कल्चरल, तो इनके बारे में प्रश्न आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है। धोलावीरा की बात करें तो हड़प्पन सिटी है ये खादर आइलैंड ऑफ रन ऑफ कच्छ, यानी गुजरात का रन ऑफ कच्छ है, वहाँ पे खादर एक आइलैंड है, वहाँ पर लोकेटेड है धोलावीरा जो साइट है। बिलोंग टू मैच्योर हड़प्पन फेज, तो हड़प्पन की बात यहाँ पे की जा रही है। इसका जो एक्सकेवेशन है ये किसने किया? इंपॉर्टेंट नाम पूछा जा सकता है आपसे। तो RS बिस्ट है इनका नाम। 1985 में इसका एक्सकेवेशन यानी खुदाई करने का काम किया गया, उत्खनन करने का काम किया गया RS बिस्ट साहब के द्वारा 1985 में। हाईली ऑर्गेनाइज सिस्टम है यहाँ पे टाउन प्लानिंग का, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसकी विशेषताएं आपसे पूछी जा सकती हैं कि टाउन प्लानिंग का बहुत अच्छा यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है विद परफेक्टेड प्रोपोर्शंस। तो ये बात की जा रही है।
स्ट्रीट पैटर्न बहुत अच्छा देखने को मिलता है यहाँ पे। एफिशिएंट वाटर कंजर्वेशन सिस्टम, ये दो इंपॉर्टेंट जरूर याद रखिएगा धौलावीरा सभ्यता से। एक तो टाउन प्लानिंग और वाटर कंजर्वेशन का सिस्टम यहाँ पे बहुत शानदार देखा गया है, बहुत शानदार इसकी खोज की गई है, मतलब पता लगाया गया है कि इस प्रकार का इतना बढ़िया सिस्टम उनके द्वारा डेवलप किया गया था। तो ये इसकी विशेषता में आप लिख सकते हैं। मोर देन 1200 ईयर्स यानी 3000 BC टू 1800 BC अगेंस्ट हर्ष हॉट एरिड क्लाइमेट। तो ये बात की जा रही है, वहाँ के क्लाइमेट की बात की जा रही है उस समय धौलावीरा के। वाटर कंजर्वेशन मेथड्स ऑफ धौलावीरा आर यूनिक एंड मेजर्स एज वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट सिस्टम ऑफ द एंशियंट वर्ल्ड। यानी आप समझ सकते हैं जो प्राचीन विश्व था उसमें वन ऑफ द मोस्ट ये बताया गया है वाटर कंजर्वेशन का इनके पास जो तरीका था, मेथड था धौलावीरा के लोगों के पास में। और टाउन प्लानिंग का भी बहुत अच्छा इनका एक सिस्टम था। तो ये इसके बारे में आप ज़रूर याद रखिएगा। यहाँ बात की जा रही है पेज नंबर 4 पर, रूस में युद्धाभ्यास के लिए भारतीय सेना यहाँ पे रवाना हो गई है। देख सकते हैं ये इंडिया का फ्लैग है। तो इसका नाम है युद्धाभ्यास इंद्र 2021, याद रखिएगा। ई से इंडिया और द्र से यानी आप यहाँ पे आइडिया लगा सकते हैं, इसमें रा है, द्रा में आप देख सकते हैं ये जो रा है ना, ये वाला ये रा है इसमें। इस प्रकार से ये जो होता है ये रा होता है। तो रशिया, भारत और रशिया के बीच में 2021 ये हो रही है रूस के वोल्गोग्रेड शहर में। तो यहाँ पे ये शुरू हो रही है। भारतीय सेना की दक्षिणी कमान की यूनिट रवाना हो गई है यहाँ पे। जोधपुर स्थित कोणार्क कोर की यूनिट्स युद्धाभ्यास में मुख्य रूप से भाग लेगी। तो ये रूस के अंदर आयोजित हो रही है, इस बार इंपॉर्टेंट हो जाती है युद्धाभ्यास इंद्र 2021। यहाँ बात की जा रही है कुंभलगढ़ के बारे में। तो कुंभलगढ़ में माहौल मिला तो जल्द पाली तक सुनाई देगी बाघों की दहाड़। तो कुंभलगढ़ को यहाँ पे देख सकते हैं आने वाले समय में इसके लिए चर्चाएं चल रही हैं कि यहाँ पे बाघों को शिफ्ट किया जाएगा। तो इसको लेकर के बातचीत अभी चल रही है। तो देसूरी उपखंड क्षेत्र से लगते कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में बाघों के लिए उपयुक्त माहौल का पता लगाने के लिए कवायद आरंभ हो गई है। अरावली पर्वतमाला में 236 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व में बनाने की बात चल रही है। मुझे कमेंट उसमें बताइए वर्तमान में राजस्थान में कितने टाइगर रिजर्व हैं और यदि ये बन जाएगा तो कितने हो जाएंगे। तो अभी तक ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कुंभलगढ़ जो एरिया है, इसके बारे में बताया जा रहा है। तो कुंभलगढ़ में 70 के दशक तक रहे हैं बाघ। बताया गया कि एकदम पुराने समय की बात करें तो 1970 तक यहाँ पे बाघ देखे गए हैं। कुंभलगढ़ अभयारण्य में 70 के दशक तक बाघों का विचरण था। कुंभलगढ़ और पाली के जंगलों में 250 साल पहले तक बाघों की संख्या काफ़ी थी, लेकिन धीरे धीरे ये खत्म होती चलेगी। तो इसको लेकर के अब पुनः कैसे इसको रिवाइव करना है, क्या माहौल है वहाँ पर, तो ये सारी चीज़ें स्टडी करने की हैं। तो उसके बाद ही कुछ कहा जाएगा, ये डिपार्टमेंट का डिसीजन होगा। तो देखते हैं क्या होता है आने वाले समय में। ये बात की जा रही है कोरोना के बारे में। जब देश में हाहाकार मचा था, सरकारें नदारद थी। कोरोना से हुई मौतें सामूहिक विफलता का परिणाम है। तो यानी कि ये कलेक्टिव एक रेस्पॉन्सिबिलिटी थी गवर्नमेंट की, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा प्रॉपर्ली नहीं निभाई गई। राइट टू हेल्थ की बात क्यों नहीं करते हैं, इसमें कुछ भी किंतु परंतु नहीं, सीधे संवैधानिक तौर पर गारंटी राइट टू लाइफ के साथ इसे जोड़िए। ये है मनोज झा, राज्यसभा सांसद हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस प्रकार के आर्टिकल। हालांकि ये पॉलिटिकल भी हैं थोड़े से। आपको पता है जब कोई पॉलिटी से मतलब जब कोई राजनेता इस प्रकार के आर्टिकल लिखता है तो कहीं ना कहीं वो पॉलिटिक्स भी जाहिर है कि नज़र आती है आर्टिकल में। तो बात करें सबसे पहले तो उन लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए जिन लोगों की कोरोना वायरस से मौत हुई है। उनकी मौत को हम स्वीकार तक नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों को एक साझा माफ़ीनामा उन लोगों के लिए लिखना चाहिए जिन लोगों ने कोरोना के दौरान जान गंवाई, जिनकी लाशें गंगा में तैर रही हैं, लेकिन उनकी मौत को स्वीकार तक नहीं किया गया है। मैंने सेक्रेटरी जनरल से भी बात की है। संसद के दोनों सत्रों के बीच कभी इतनी मौतें नहीं हुई। सांसद राजीव सातव की उम्र थी क्या जाने की। रघुनाथ महापात्रा जब भी मुझसे मिलते थे गले लगकर कहा करते थे ये जय जगन्नाथ। ये भी नहीं है, यह पीड़ा व्यक्तिगत है। आंकड़ा मैं नहीं कहना चाहता, अपनी पीड़ा में आंकड़ा देखिए। तो ये कुछ यहाँ पे बात की जा रही है। हालांकि ये जो उनका मुख्य मुद्दा है, ये बात कर रहे हैं कि जो हेल्थ सब्जेक्ट है, जैसे हमने एजुकेशन को फंडामेंटल राइट में जोड़ दिया है ना 21A के तहत, इसी प्रकार से कहीं ना कहीं राइट टू लाइफ को भी आप इसी जब भी ये आएगा ना जोड़ा जाएगा, बता रहा हूँ मैं, ये 21 के तहत ही जोड़ा जाएगा जो भी इसका नंबर होगा। तो उसी की बात कर रहे हैं कि राइट टू हेल्थ लोगों को क्यों नहीं दिया जा रहा है। आपको पता है कितने लोग परेशान हुए हैं जब उनको इलाज नहीं मिला, किसी को बेड नहीं मिला क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई थी चीज़ें। तो ये सारी इसके बारे में चर्चाएं की जा रही हैं कि भारत के अंदर पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको कैसे डील करेगी सरकार और क्या सरकार की प्लानिंग है इसको लेकर के, क्योंकि अभी भी कोरोना वायरस कहीं गया नहीं है, अभी भी उसका खतरा कहीं ना कहीं मंडरा रहा है।
आगे ये बात कर रहे हैं कि ये आर्टिकल है एक जॉन एम बेरी साहब का। तो कवरेज बढ़ाना और वैक्सीन को अपडेट करना ज़रूरी है। यहाँ पे इतिहास क्या बताता है हमें डेल्टा और भावी वेरिएंट के बारे में हमें समझना होगा कि महामारी अभी मध्य अवस्था में है और डेल्टा की तरह कोई नया वेरिएंट हमें अचानक परेशानी में डाल सकता है। तो ये बात कर रहे हैं कि जो म्यूटेशन हो रहा है वायरस के अंदर, नए नए वेरिएंट निकल करके आ रहे हैं, तो उससे सचेत रहने की ज़रूरत है, उसके डेटा के ऊपर काम करने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा लोगों तक वैक्सीन को पहुँचाने की ज़रूरत है। तो बता रहे हैं कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट से संक्रमण के मामले बढ़े हैं। जिस तरह इंसानों को कोविड-19 अपनी चपेट में लिया है, डेल्टा की संक्रामकता को देखते हुए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि नए वेरिएंट लोगों को संक्रमित करने में ज़्यादा सफल हो रहे हैं। डेल्टा की ही बात करें तो पिछले साल फैल रहे वेरिएंट की तुलना में यह 3 गुना अधिक संक्रामक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि डेल्टा आखिरी वेरिएंट होगा। इसमें कई प्रश्न उठते हैं, जिसमें 3 सबसे अहम है कि क्या वायरस अधिक खतरनाक रूप लेगा और गंभीर बीमारी और मौत का कारण बनेगा? क्या यह प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता और वैक्सीन के असर से बच निकलेगा? यदि इन दोनों प्रश्नों का उत्तर हाँ है तो तीसरा प्रश्न यह है कि हमें क्या करना चाहिए। तो बात कर रहे हैं कि वैक्सीन भी लग गई है, हमारी जो एंटीबॉडीज डेवलप हो गई हैं, क्या ये उसको भी ब्रेक कर सकता है, क्या ये उसको भी भेज सकता है? तो इसका यदि आंसर हाँ है तो इसके लिए फिर क्या एक्शन होगा, प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा आने वाले समय में से बचने के लिए? फिलहाल डेल्टा वेरिएंट के बारे में कोई ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि यह खतरनाक माना जा रहा है, परंतु अभी यह कहना मुश्किल है कि कितनी मौतें के लिए वायरस की बढ़ी हुई संक्रमणता को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। कितनी मौतों के लिए थक कर हार मानती स्वास्थ्य की देखभाल से जुड़ी प्रणाली को हम जानते हैं कि डेल्टा मूल वायरस की तुलना में 1200 गुना वायरल लोड पैदा करता है, जिसका ताल्लुक रोग की तीव्रता और मौत से है। इस इतिहास गवाह है कि सभी 5 इन्फ्लुएंजा महामारी पाया गया खत्म होने से पहले एक के बाद एक अधिक संक्रामक वेरिएंट विकसित हुए। 1889 में ब्रिटेन में आई महामारी का दूसरा साल पहले साल के मुकाबले अधिक जानलेवा रहा। वहाँ अन्य कई देशों में तीसरा साल और अधिक जानलेवा रहा। 1918 की महामारी में पहली लहर हल्की थी, इसमें 10,313 मामले दर्ज किए गए, लेकिन मृत्यु सिर्फ 4 हुई। यह बीमारी ज़्यादा संक्रामक नहीं थी। इसी के एक वेरिएंट ने विस्फोटक दूसरी लहर का काम किया। 1957 में इन्फ्लुएंजा महामारी से कई मौतें हुई, लेकिन 1960 तक वैक्सीन आने और पूर्व से संक्रमित होने से लोगों में प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई थी। एक वेरिएंट रिकॉर्ड मौतों का कारण बना। 1968 में अमेरिका में सर्वाधिक मौतें देखी गईं, जबकि वैक्सीन आने और लोगों में स्वाभाविक प्रतिरोध क्षमता विकसित होने के बाद भी यूरोप में दूसरा साल अधिक घातक सिद्ध हुआ। 2009 के दौरान अमेरिका में इन्फ्लुएंजा के वेरिएंट से संक्रमण फैला और रोगियों की व मौतों की संख्या बढ़ी। महामारी के साल भर बाद अमेरिका में और उसके बाहर भी गंभीर बीमारी फैली। समांतर सिद्धांत यह है कि जब कभी वायरस किसी नए व्यक्ति के शरीर में पहुंचता है तो कमजोर हो जाता है, क्योंकि उसका सामना बेहतर प्रतिरोधक क्षमता से होता है। लेकिन कोरोना के साथ ऐसा नहीं है। डेल्टा अधिक संक्रामक हो या नहीं और अधिक खतरनाक वेरिएंट से हमारा सामना हो सकता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या कोविड-19 किसी रूप में प्रतिरोधक क्षमता को भी बता सकता है? जवाब है शायद हाँ। जब तक इसका संक्रमण फैलना रोका नहीं जाएगा, इसके म्यूटेट होने को रोकना मुश्किल है। कारण है विश्व के करोड़ों लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है। अंततः ऐसा वेरिएंट विकसित होगा जिस पर मौजूदा वैक्सीन और स्वाभाविक रोग प्रतिरोधक क्षमता बेअसर होंगे। हमें फिर क्या करना चाहिए? तो ये बात की जा रही है कि ये जो पहले भी ऐसे इस प्रकार के जो महामारी आई है दुनिया भर के अंदर, तो वो भी इसी प्रकार से काम किया है कि पहले साल, दूसरे साल, मतलब 2-3 साल लग जाते हैं उसको प्रॉपरली उसको कंट्रोल करने में। लेकिन कोरोना वायरस का चीज़ यहाँ पे समझ नहीं आ रही है कि इतने ज़्यादा इसमें म्यूटेशन देखे जा रहे हैं, तो इसको कैसे डील किया जाएगा? क्योंकि ये जो बता रहे हैं वैक्सीन हम लगा भी रहे हैं, तो आने वाले समय में इसकी क्या गारंटी है कि कोई ऐसा वेरिएंट निकल के आए जो कि आपकी वैक्सीन को भी वहाँ पे मात दे दे और उसको भी वो पेनिट्रेट कर दे वहाँ पे आपकी बॉडी में, उसको भी मात दे करके आपको नुकसान पहुँचा दे आपकी बॉडी को। तो इस प्रकार की बातें बोली जा रही है। कहीं ना कहीं इसके फैलाव को रोकने की यहाँ पे एक संदेश दिया गया है इस एडिटोरियल के अंदर। ये एक एडिटोरियल है पेज नंबर 7 पे। विभूति भूषण शर्मा अतिरिक्त महाधिवक्ता राजस्थान सरकार के हैं। कर्तव्य का भी ध्यान रखें अधिवक्ता। तो ये बात की जा रही है अधिवक्ताओं को यानी एडवोकेट के बारे में। तो 1961 का एक एक्ट है, एडवोकेट का जो एक्ट है उसके बारे में बात की गई है, उनके कर्तव्यों की यहाँ पे बात की जा रही है। एडवोकेट एक्ट 1961 की धारा 49(1)(c) के तहत वकील के कोर्ट क्लाइंट पक्षकार प्रतिवादी के प्रति उसका कर्तव्य है। इसका उल्लेख बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम में किया गया है। अदालत और जज के प्रति वकील के कर्तव्य है कि वो सम्मानजनक तरीके से कार्य करे, कोर्ट का सम्मान करे, व्यक्तिगत संवाद से परहेज करे, प्रतिवादी के प्रति अवैध तरीके ना अपनाए, अनुचित साधनों पर जोर देने वाले क्लाइंट का प्रतिनिधित्व ना करे, निर्धारित ड्रेस कोड पहने। तो इस प्रकार की कुछ ये बात की गई हैं। तो ये मतलब जो ड्यूटीज़ हैं एडवोकेट्स की, उसके बारे में कुछ इनके द्वारा इस एडिटोरियल में लिखा गया है। तो मुझे लगा कि कुछ इस पर एक नज़र डाल देते हैं हल्की सी, तो उसके बारे में ये बता रहे हैं यहाँ पे।
तो याद रखिएगा बस थोड़ा सा ये कि एडवोकेट्स एक्ट है एक 1961 का, बस ये आपको एक आइडिया होना चाहिए। सौर ऊर्जा के बारे में बात कर रहे हैं। सौर ऊर्जा से बड़े उत्पादन का लक्ष्य, ये आप देख सकते हैं इस प्रकार की ये प्लेट्स हैं जो कि यहाँ पे हीट को अपने अंदर समाहित करती हैं और उससे फिर बिजली जनरेट होती है। तो इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन पूरे देश में सोलर एनर्जी के माध्यम से बिजली बचत की मुहिम शुरू करेगा। इसके लिए एसोसिएशन ने सोलर एनर्जी एंड ई व्हीकल कमेटी के चेयरमैन को जिम्मेदारी दी है। एसोसिएशन ने कमेटी के चेयरमैन के तौर पर तारिक हसन नकवी को नियुक्त किया है। नकवी ने बताया कि 2022 तक सोलर एनर्जी का तय लक्ष्य न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में हासिल किया जाएगा। मुझे बताइए क्या लक्ष्य है सोलर एनर्जी का 2022 तक, कितना लक्ष्य है, कितने गीगावाट है, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये आपको पता होगा ये प्रश्न पूछा गया था अभी जो RAS निकल के गया है लेटेस्ट, उसके प्री में पूछा गया था इसके बारे में। ये प्रश्न पूछा गया था कि कितना उसका लक्ष्य है 2022 तक, आप देखिएगा जा करके, तो इसका आंसर मुझे ज़रूर कीजिए। यहाँ बात की जा रही है कुछ छोटी छोटी न्यूज़ हैं। 332 विज्ञापनों में से 320 के दावे जांच में निकले हैं फर्जी। बात की जा रही है भारतीय विज्ञापन मानक परिषद है ने कहा है कि 2020-21 में कोरोना से जुड़े 332 विज्ञापनों में से सिर्फ 12 तथ्यों के आधार पर सही मिले हैं। तो जिस प्रकार जो टीवी पर जहाँ पर भी आप विज्ञापन देखते हैं उसके बारे में ये बात कर जा रही है, उसका एक परिषद है, वो उनके द्वारा एक डेटा दिया गया है। अध्ययन की बात की जा रही है, बंद होंगे 25 साल पुराने कोयला बिजली घर। ये एक स्टडी निकल के आई है। 25 साल से ज़्यादा पुराने कोयला बिजली घरों को बंद करने से सालाना 37,750 करोड़ रुपए की बचत की जा सकती है। काउंसिल ऑफ एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर ने एक अध्ययन में कहा है कि इस पहल से सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनियों को काफ़ी राहत मिलेगी, जिन्हें 18-19 के दौरान 61,360 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। तो ये बात बोली गई है पुराने कोयला बिजली घर को बंद करने के बारे में। टेस्ला का मुनाफा $1 अरब पार हो गया। यहाँ पे टेस्ला आपको पता है, एलोन मस्क, जब भी टेस्ला का नाम आता है तो उनका नाम जरूर आपको आना चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके प्रॉफिट के बारे में बताया गया है। बात कर रहे हैं 8.8 से लेकर के 9% तक रह सकती है देश की GDP ग्रोथ, ये बता रहे हैं। केयर रेटिंग्स ने कहा है ये कि 2021-22 में देश की अर्थव्यवस्था 8.8 से लेकर 9% के बीच ग्रोथ करेगी, ऐसी बात बताई गई है। ये वही बात की जा रही है, मैंने आपको बताया था धौलावीरा के बारे में, तो ये एक और न्यूज़ उसके बारे में कवर की गई है। तो दो इम्पॉर्टेंट विशेषताएं वाटर कंजर्वेशन की और टाउन प्लानिंग को लेकर के जो इनकी यहाँ पे काम किया गया है, वो इसकी एक दो बड़ी ही इम्पॉर्टेंट विशेषता हैं। और ये आप देख सकते हैं कहाँ पर स्थित है, गुजरात के अंदर स्थित है, ये कुछ आपको पता होना चाहिए। तो गुजरात में कच्छ के खदीर बेट द्वीप इलाके में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। गुजरात के किस एरिया में है, कच्छ में, और वहाँ पे खदीर बेट एक आइलैंड है, उस इलाके में है। ये जो सभ्यता है तो भुज से लगभग 200 किलोमीटर दूर है और उत्तर में 5000 साल पुराना यह स्थल अब विश्व विरासत सूची में लिस्टेड हो गया है। इस शहर को जयमती योजना के तहत बसाया गया है। यहाँ के लोग जल संग्रह प्रणाली के लिए जाने जाते हैं। यहाँ 77 लाख लीटर पानी के संग्रह के लिए एक बड़े टांके के अवशेष, तालाब, कुएं, स्नानघर जैसी संरचनाएं पाई गई हैं, ये यहाँ पे बताया गया है। समझ सकते हैं 77 लाख लीटर पानी बहुत बड़ा होता है। इसी से पता लगता है कि वाटर कंजर्वेशन यहाँ पे कितना शानदार था। इस प्रकार की आप पिक्चर देख सकते हैं। याद रखिएगा खदीर बेट द्वीप है गुजरात के कच्छ एरिया के अंदर और जयमती योजना के तहत इसे बसाया गया है। यहाँ पे बात की जा रही है धौलावीरा की। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो जल्द से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि और भी लोग वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। आप मुझे आप कमेंट में भेज सकते हैं या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।